निवेश की दुनिया में आप जानते हैं कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो आपका सोचने का तरीका ही बदल देती हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हम ऐसी ही एक कालजयी रचना पर बात कर रहे हैं, बेंजामिन ग्रैम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस किताब का जो सार है उसे समझें। ये सिर्फ एक किताब का विश्लेषण नहीं है, ये निवेश के एक पूरे दर्शन को गहराई से समझने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। और बेंजामिन ग्राहम को यूं ही नहीं वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह कहते हैं। उनकी सिखाई बातों ने आप देखिए वॉरेन बफे जैसे कितने ही बड़े नामों का मार्गदर्शन किया है। हाँ, बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये किताब 1949 में पहली बार छपी थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी इस इतनी तेज रफ्तार दुनिया में, इस जटिल बाजार में उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही असरदार। हाँ, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। जी। तो हमारा इरादा है कि ग्राहम के जो विचार हैं उनके सबसे अहम पहलू उनको खंगालें और आसान भाषा में पेश करें। अच्छा। स्रोतों में ग्राहम के जीवन के भी कुछ दिलचस्प किस्से हैं। उनके जो मूल सिद्धांत हैं वो तो हैं ही, बाजार के मनोविज्ञान पर उनकी जो पकड़ थी, हाँ, वो कमाल की थी। और हाँ, वो मशहूर मिस्टर मार्केट की कहानी। हाँ, मिस्टर मार्केट। और वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो उनका अहम कॉन्सेप्ट है वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राहम की दुनिया की ये यात्रा। चलिए। तो सबसे पहले ये जो शख्स हैं इस किताब के पीछे, बेंजामिन ग्राहम, उनके अपने अनुभव भी तो काफी कुछ सिखाते हैं। उनका शुरुआती जीवन वो उतना आसान नहीं था, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। ग्राहम का बचपन गरीबी में बीता था, खासकर 1907 का जो आर्थिक संकट आया था उसके बाद। हुआ ये था कि उनकी माँ ने शेयर बाजार में, वो मार्जिन ट्रेडिंग होती है ना, हाँ। उसमें अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी थी। तो शायद वो अनुभव उनके मन में जोखिम को लेकर एक गहरी समझ बना गया। हो सकता है। लेकिन ग्राहम बहुत प्रतिभाशाली थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली और सोचिए, सिर्फ 20 साल की उम्र में जब वो ग्रेजुएट हो रहे थे, उन्हें 3 अलग-अलग विभागों से पढ़ाने का ऑफर मिला। अरे वाह, 20 साल की उम्र में। हाँ, लेकिन उन्होंने चुना वॉल स्ट्रीट। अच्छा। क्लर्क से शुरुआत की और फिर धीरे धीरे एक कामयाब निवेशक और फंड मैनेजर बन गए। उन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव को बहुत नजदीक से देखा, जिया उसे। हाँ, स्रोतों में कुछ किस्से भी हैं उनके शुरुआती दिनों के, बड़े दिलचस्प। हाँ, है ना। जैसे 1919 में एक कंपनी थी सवोल्ट टायर, उसके आईपीओ का किस्सा है। ग्राहम ने एक ही दिन में 250% का मुनाफा कमाया। बाप रे, 250%? हाँ, लेकिन कुछ ही महीनों में पता चला कि वो पूरी कंपनी ही एक धोखा थी और शेयर मिट्टी के भाव हो गए। तो ये एक बड़ा सबक था उनके लिए कि सिर्फ तेजी देखकर पैसा लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। सही बात है। बारीकी से पढ़ा। अच्छा। और पाया कि ये कंपनी $65 प्रति शेयर पर बिक रही है, लेकिन इसके पास असल में कम से कम $80 प्रति शेयर मूल्य के तो सिर्फ बॉन्ड्स ही थे। अरे, छिपी हुई वैल्यू। बिल्कुल छिपी हुई वैल्यू। उन्होंने शेयर खरीदे, फिर मैनेजमेंट पर दबाव डाला कि वो इस वैल्यू को शेयर धारकों में बांटें, और 3 साल बाद उन्होंने वो शेयर $110 प्रति शेयर पर बेचे। शानदार मुनाफा। कमाल है। ये अनुभव तो सीधे सीधे उनकी सोच को दिखाते हैं। तो जब ग्राहम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यानी समझदार निवेशक की बात करते हैं, तो उनका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान या बहुत ज्यादा आईक्यू से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही उनकी सबसे अहम, सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है। ग्राहम के लिए इंटेलिजेंस का मतलब है धैर्य, अनुशासन, हमेशा सीखने को तैयार रहना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, और सबसे जरूरी, भेड़ चाल से अलग स्वतंत्र रूप से सोचना। ये दिमाग से ज्यादा चरित्र का मामला है। चरित्र का मामला। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ग्राहम अक्सर सर आइजैक न्यूटन का उदाहरण देते थे। अच्छा, न्यूटन का? हाँ, इतने महान वैज्ञानिक। वो भी 18वीं सदी में एक साउथ सी बबल आया था, उसमें बाजार के पागलपन का शिकार हो गए और भारी नुकसान उठाया। न्यूटन भी? हाँ, न्यूटन ने बाद में कहा भी था कि मैं ग्रहों की गति की गणना तो कर सकता हूँ, पर लोगों के पागलपन की नहीं। क्या बात है। तो ये दिखाता है कि निवेश में सफलता के लिए आईक्यू से ज्यादा भावनात्मक स्थिरता चाहिए, अनुशासन चाहिए। यहीं पर शायद ग्राहम निवेश और सट्टेबाजी के बीच वो एक साफ लाइन खींचते हैं ना? एकदम सही। ग्राहम के लिए निवेश की परिभाषा बहुत साफ थी। स्रोत बताते हैं, वो कहते थे, निवेश एक ऐसा ऑपरेशन है जो गहन विश्लेषण के बाद, ध्यान दीजिएगा, गहन विश्लेषण, मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न का वादा करता है। हाँ। और जो प्रक्रिया इस परिभाषा पर खरी न उतरे, वो सट्टेबाजी है।
बिना सोचे समझे बस ये सोचकर खरीदना कि कीमत बढ़ जाएगी। हाँ, वो निवेश नहीं, वो सट्टा है। बिल्कुल। अच्छा, तो ग्राहम के इन्हीं अनुभवों और परिभाषाओं से निकले उनके निवेश के वो बुनियादी नियम जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। कौन से है वो सुनहरे नियम जिन पर उनकी पूरी सोच टिकी है? हाँ, उनके दर्शन के 5 मुख्य स्तंभ हैं। ये बातें स्रोतों में बार बार आती हैं। बताइए। पहला और सबसे बुनियादी सबक, स्टॉक। स्टॉक सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला कोई नंबर या टिकर सिंबल नहीं है। ठीक है। ये एक असली चलते फिरते बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है और इसका एक आंतरिक मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। आंतरिक मूल्य? हाँ, जो बाजार में चल रही कीमत से बिल्कुल अलग हो सकता है। आपको बिजनेस को समझना है, सिर्फ शेयर की कीमत के पीछे नहीं भागना। ये आंतरिक मूल्य का जो विचार है, इसे थोड़ा और समझाएंगी? ग्राहम इसे कैसे देखते थे? देखिए, ग्रैहम मानते थे कि कंपनी का जो असली मूल्य है वो उसकी संपत्ति यानी एसेट्स, उसकी कमाई करने की क्षमता यानी अर्निंग्स पावर और हाँ, भविष्य में डिविडेंड देने की संभावना, इन ठोस चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा, मतलब फंडामेंटल्स पर। हाँ, बिल्कुल। ये एक लंबी अवधि का नजरिया है। ये रोजाना बाजार के शोर शराबे से प्रभावित नहीं होता। इंटेलिजेंट निवेशक का काम यही है कि वो इस आंतरिक मूल्य का अंदाजा लगाए और फिर उसकी तुलना बाजार भाव से करे। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम, बाजार एक पेंडुलम की तरह है। पेंडुलम कैसे? हाँ, वो हमेशा 2 छोरों के बीच झूलता रहता है। एक छोर है बेतहाशा आशावाद, जब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और चीजें जरूरत से ज्यादा महंगी हो जाती है। और दूसरा छोर है गहरी निराशा, जब सब कुछ बुरा लगता है और अच्छी चीजें भी कौड़ियों के भाव मिलने लगती हैं। अच्छा। समझदार निवेशक इस झूलते पेंडुलम का फायदा उठाता है। वो यथार्थवादी होता है। जब सब खरीद रहे हों, मतलब आशावादी हों, तो वो बेचने की सोचता है, और जब सब बेच रहे हों, निराशावादी हों, तो वो खरीदने के मौके तलाशता है। यानी भीड़ के विपरीत चलेला साहस रखना। बिल्कुल। तीसरा नियम इसी से जुड़ा है। वो ये कि आप आज किसी निवेश के लिए क्या कीमत चुकाते हैं, यही तय करेगा कि आपको भविष्य में कितना रिटर्न मिलेगा। सीधी सी बात है। हाँ, सीधी सी बात है। आप जितना ज्यादा महंगा खरीदेंगे, आपका मुनाफा उतना ही कम होगा। अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर भी अगर गलत कीमत पर, मतलब बहुत ऊंचे कीमत पर खरीदा जाए, तो वो बुरा निवेश साबित हो सकता है। ठीक है, और चौथा नियम, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है, खासकर जोखिम के नजरिए से। हाँ, चौथा नियम है गलती करने के जोखिम को स्वीकार करना। मतलब ये मानना कि हमसे गलती हो सकती है और इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी? हाँ, ग्रैम कहते थे कि कोई भी निवेशक, चाहे वो कितना ही होशियार हो, कितना ही सावधान क्यों न हो, वो भविष्य का एकदम सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। गलतियां हो सकती हैं। सही बात है। इसलिए सबसे जरूरी है सुरक्षा का मार्जिन, यानी किसी भी निवेश के लिए इतनी कम कीमत चुकाना कि अगर आपका अनुमान थोड़ा गलत भी निकले या हालात उम्मीद के मुताबिक न रहें, तो भी आपको बड़ा नुकसान न हो। इस पर हम बाद में और बात करेंगे। जरूर। और पांचवा नियम? वो निवेशक के अपने बर्ताव से जुड़ा है। सही कहा। पांचवा नियम यही है कि आपकी वित्तीय सफलता बाहर की चीजों से ज्यादा आपके अपने अंदरूनी अनुशासन पर निर्भर करती है। मतलब खुद पर नियंत्रण? हाँ, आलोचनात्मक ढंग से सोचना। वॉल स्ट्रीट की जो तथाकथित एक्सपर्ट एडवाइस होती है, उस पर आंख मूंद कर भरोसा न करना, धैर्य रखना, आत्मविश्वास रखना, अहंकार नहीं, और अपने विश्लेषण पर टिके रहना, यही इंटेलिजेंट निवेशक के गुण हैं। अंत में आपके निवेश कैसा प्रदर्शन करते हैं, इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद कैसा व्यवहार करते हैं। क्या आप डर में बेच देते हैं या लालच में खरीद लेते हैं, या आप शांत और अनुशासित रह पाते हैं? ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, इन सिद्धांतों को समझाने के लिए ग्राम ने मिस्टर मार्केट का एक बड़ा ही दिलचस्प रूपक इस्तेमाल किया था। जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, मिस्टर मार्केट, ये कहानी ग्रैम की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है। ठीक है। उसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके ऑफिस आता है और आपके बिजनेस में जो आपकी हिस्सेदारी है, उसे खरीदने या अपनी हिस्सेदारी आपको बेचने के लिए एक कीमत बताता है। रोज? हर रोज। हर रोज? हाँ, हर रोज। लेकिन एक दिक्कत है, मिस्टर मार्केट बड़ा ही मूडी है, मनमौजी है। अच्छा। हाँ, कभी वो 7वें आसमान पर होता है, जोश से भरा हुआ
और आपके हिस्से के लिए एक बेतुकी ऊंची कीमत लगाता है, तो कभी वो गहरी निराशा में डूबा होता है और अपनी हिस्सेदारी आपको एकदम सस्ते दाम पर बेचने को तैयार हो जाता है। तो उसकी बताई कीमतों का बिजनेस की असलियत से कोई लेना देना नहीं होता ज्यादातर। अक्सर नहीं होता। मिस्टर मार्केट की कीमतें उसके मूड पर निर्भर करती हैं, बिजनेस के फंडामेंटल्स पर नहीं। वो भावनाओं में बहता है, कभी लालची, कभी डरा हुआ। इंटेलिजेंट निवेशक के लिए मिस्टर मार्केट एक मददगार दोस्त साबित हो सकता है, लेकिन तभी जब निवेशक उसके मूड को अपने ऊपर हावी न होने दे। तो एक समझदार निवेशक को इस मूडी पार्टनर से कैसे निपटना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं समझता, वो उसे अपना नौकर समझता है। नौकर? हाँ, उसे मिस्टर मार्केट की रोज की कीमतों को नजरअंदाज करने की पूरी आजादी है। उसे मिस्टर मार्केट की तरफ तभी ध्यान देना चाहिए जब वो कोई बहुत ही आकर्षक डील पेश कर रहा हो। जैसे? या तो वो बहुत ऊंची कीमत पर आपकी हिस्सेदारी खरीदने को तैयार हो, तो ये बेचने का मौका है। या फिर वो बहुत कम कीमत पर अपनी हिस्सेदारी बेचने को तैयार हो, तो ये खरीदने का मौका है। अच्छा। अगर मिस्टर मार्केट की कीमतें बिजनेस के आंतरिक मूल्य के आसपास हैं, तो आप उसे अनदेखा कर सकते हैं। आपको रोज उसके साथ सौदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राहम का तो यहाँ तक मानना था, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ज्यादातर निवेशकों के लिए बेहतर होता अगर उनके खरीदे हुए स्टॉक्स की रोजाना कोई कीमत पता ही ना चलती। सच में? हाँ, क्योंकि तब वो मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स से होने वाली जो मानसिक उथल-पुथल है और उसके कारण जो गलतियां होती हैं, उनसे बच जाते। ये सुनने में तो बहुत तर्कसंगत लगता है, लेकिन आजकल के बाजार तो बहुत अलग हैं। एल्गोरिदम्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है। क्या मिस्टर मार्केट का ये रूपक आज भी उतना ही प्रासंगिक है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये सच है कि बाजार के तौर तरीके बदल गए हैं, लेकिन इंसानी फितरत वो नहीं बदली। डर और लालच आज भी उतनी ही हावी हैं। शायद मिस्टर मार्केट आज ज्यादा तेज रफ्तार से मूड बदलता है। हो सकता है एल्गोरिदम्स उसके मूड स्विंग्स को और बढ़ा देते हो, लेकिन उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो वही है। स्रोत 1990 के दशक के अंत के इंटरनेट बूम का उदाहरण देते हैं। वो मिस्टर मार्केट के पागलपन का एक क्लासिक केस है। हाँ, वो .com बबल, उन दिनों की कहानियां तो कमाल की हैं। है ना? ऑनलाइन ब्रोकर्स थे जैसे अमेरिट्रेड, उनके विज्ञापन दिखाते थे कि कैसे आम लोग, मतलब आप और मैं जैसे लोग, मिनटों में हजारों डॉलर कमा रहे हैं बिना किसी रिसर्च के। हाँ, बस क्लिक करके। या फिर मॉन्यूमेंट इंटरनेट फंड जैसे फंड्स थे जो अविश्वसनीय रिटर्न का वादा कर रहे थे, जो कभी पूरे हुए ही नहीं। और वो आईपीओस का क्या? VA लिनक्स जैसी कंपनियों के आईपीओ। बिल्कुल याद है, लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयर 698% चढ़ गया। 698%, अविश्वसनीय। लेकिन क्या उस कंपनी में वाकई उतनी कीमत थी? बाद में पता चला नहीं। वो सिर्फ मिस्टर मार्केट का उत्साह था जो जल्द ही निराशा में बदल गया और शेयर बुरी तरह पिट गए। सही बात है। तो ये उदाहरण ग्रैहम की उस चेतावनी को पुष्ट करते हैं कि जब बाजार में हर कोई कह रहा हो दिस टाइम इट्स डिफरेंट, इस बार सब कुछ अलग है। हाँ, ये जुमला तो बहुत सुना है। हाँ, जैसा कि 90 के दशक के अंत में कई तथाकथित रणनीतिकार कह रहे थे, तभी इंटेलिजेंट निवेशक को सबसे ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए। वो जो बेतहाशा उत्साह होता है ना, वो अक्सर खतरे की घंटी होता है। तो हमने इंटेलिजेंस की बात की, मिस्टर मार्केट को समझा। अब आते हैं उस चीज पर जिसे ग्राहम अपने दर्शन का मतलब केंद्रीय स्तंभ मानते थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ग्रैहम के अनुसार मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही वो चीज है जो सच्चे निवेश को सट्टेबाजी से अलग करती है। अच्छा। हाँ, ये कोई बहुत जटिल गणितीय फॉर्मूला नहीं है, ये एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली विचार है। इसका सीधा सा मतलब है किसी संपत्ति का जो अनुमानित आंतरिक मूल्य है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसके लिए जो कीमत आप चुका रहे हैं उसके बीच एक पर्याप्त अंतर होना। मतलब डिस्काउंट पर खरीदना। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। यानी आप किसी चीज को उसकी असल कीमत से काफी कम दाम पर खरीदें। ये अंतर, ये गद्दी या कुशन, ये सुरक्षा कैसे देता है? ये सुरक्षा मार्जिन कई तरह से काम करता है। पहला, ये आपको आपकी अपनी गलतियों से बचाता है। अपनी गलतियों से? हाँ, हो सकता है आपने कंपनी के आंतरिक मूल्य का अनुमान लगाने में थोड़ी चूक कर दी हो। अगर आपने पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ खरीदा है, तो आपकी छोटी मोटी गलती बड़े नुकसान में नहीं बदलेगी। दूसरा, ये आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाता है, अप्रत्याशित बुरी खबरों से बचाता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई या कंपनी का प्रदर्शन उम्मीद से थोड़ा कम रहा,
अगर आपके पास सुरक्षा का मार्जिन है तो भी आपका निवेश संतोषजनक रिटर्न दे सकता है या कम से कम आपको बड़ा घाटा होने से बचा सकता है। इसे हम शायद एक पुल बनाने के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई इंजीनियर पुल को जितना वजन सहने के लिए डिजाइन करता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल, इंजीनियर जानता है कि गणना में थोड़ी त्रुटि हो सकती है या भविष्य में अनुमान से ज्यादा भारी ट्रैफिक आ सकता है, इसलिए वो एक सुरक्षा मार्जिन रखता है। इंटेलिजेंट निवेशक भी ठीक यही करता है। वो जब अंडर वैल्यूड यानी सस्ती सिक्योरिटीज खरीदता है तब खास तौर पर इस पर ध्यान देता है, क्योंकि वहां भविष्य शायद उतना साफ न दिख रहा हो। तो जितना बड़ा सुरक्षा मार्जिन, उतना ही कम नीचे जाने का जोखिम और उतना ही ज्यादा ऊपर जाने की संभावना। ये आपको अटकलबाजी से बचाता है और निवेश को एक अनुशासित प्रक्रिया बनाता है। बहुत खूब। अच्छा, ग्रैहम ने निवेशकों को उनकी जरूरत और वो कितना सक्रिय रहना चाहते हैं उस आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा था, रक्षात्मक यानी डिफेंसिव और उद्यमी यानी एंटरप्राइजिंग। पहले रक्षात्मक निवेशक की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो शायद निवेश में बहुत ज्यादा समय या माथापच्ची नहीं करना चाहते। उनके लिए ग्रैहम की क्या सलाह थी? हाँ, रक्षात्मक निवेशक के लिए ग्रैहम का नजरिया बहुत सीधा, सरल और सुरक्षा पर केंद्रित था। स्रोतों के अनुसार उनकी मुख्य सिफारिशें थीं। बताइए। पहला, एसेट एलोकेशन यानी संपत्ति का आवंटन। स्टॉक और बॉन्ड के बीच एक स्थायी संतुलन बनाए रखना। कितना? ग्रैहम ने एक सरल 50-50 नियम सुझाया था और उन्होंने उम्र के हिसाब से एलोकेशन बदलने वाले जो लोकप्रिय नियम है उनको खारिज कर दिया था। अच्छा, क्यों? उनका मानना था कि बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक निश्चित अनुपात बनाए रखना बेहतर है और जरूरी है कि इस संतुलन को समय समय पर, जैसे साल में 1 या 2 बार, रीबैलेंस किया जाए। रीबैलेंस मतलब अगर बाजार बढ़ने से आपके स्टॉक का हिस्सा 50% से ज्यादा हो गया, मान लीजिए 60% हो गया, तो कुछ स्टॉक बेच के बॉन्ड खरीदे ताकि अनुपात वापस 50-50 हो जाए, और अगर स्टॉक गिर गए हैं तो बॉन्ड बेच के स्टॉक खरीदे। समझ गया। दूसरा पॉइंट? दूसरा, स्टॉक का चुनाव। सिर्फ बड़ी, जानी मानी और आर्थिक रूप से मजबूत कंपनियों के शेयर चुनें। ऐसी कंपनियां जिनका डिविडेंड देने का एक लंबा और लगातार इतिहास हो, जैसे 20 साल या उससे ज्यादा। इससे स्थिरता का संकेत मिलता है। ठीक है। तीसरा, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। किसी एक शेयर पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें। इसके लिए कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 अलग-अलग कंपनियों के शेयर रखें। 10 से 30? हाँ, ये आपको किसी एक कंपनी के खराब प्रदर्शन के बड़े झटके से बचाता है। और चौथा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है कि बाजार ऊपर जाए या नीचे, इसकी चिंता किए बिना नियमित अंतराल पर, जैसे हर महीने, एक निश्चित रकम का निवेश करते रहें। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे आप ऊंचे भाव पर ज्यादा खरीदने और नीचे भाव पर डर कर कम खरीदने की गलती से बचते हैं। लंबी अवधि में ये आपकी औसत खरीद लागत को कम करने में मदद करता है। विविधीकरण पर एक दिलचस्प बात थी स्रोतों में। एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े उद्योगपतियों का मानना था कि सारे अंडे एक टोकरी में रखो और फिर उस टोकरी पर कड़ी नजर रखो। लेकिन ग्राहम का रास्ता अलग था। हाँ, ग्राहम मानते थे कि एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन से कुछ लोग बहुत अमीर जरूर बने हैं, जैसे कार्नेगी या बाद में वॉरेन बफे के भी कुछ शुरुआती निवेश। लेकिन आम निवेशक के लिए ये रास्ता बहुत जोखिम भरा है। जोखिम भरा क्यों? स्रोत फोर्ब्स 400 अमीरों की सूची का उदाहरण देते हैं कि कैसे वक्त के साथ कई लोगों की संपत्ति, जो शायद किसी एक ही कंपनी या सेक्टर पर केंद्रित थी, वो कम हो गई या वो लोग सूची से ही बाहर हो गए। अच्छा। विविधीकरण आपको बड़ी गलतियों से बचाता है, साथ ही ये आपको उन कुछ सुपर स्टॉक्स को पकड़ने का मौका देता है जो असाधारण रिटर्न देते हैं, जिन्हें पहले से पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो फैला हुआ है तो शायद उनमें से कोई एक आपके हाथ लग जाए। विविधीकरण शायद आपको रातों रात अमीर ना बनाए, लेकिन ये आपको गरीब होने से जरूर बचा सकता है। ठीक है, तो ये थी रक्षात्मक निवेशक की रणनीति। लेकिन ग्राहम ने एक और श्रेणी बताई थी, उद्यमी या एंटरप्राइजिंग निवेशक। ये कौन लोग हैं और उनके लिए क्या अलग था? हाँ, उद्यमी या सक्रिय निवेशक वो है जो रक्षात्मक निवेशक से ज्यादा समय, ज्यादा मेहनत और ज्यादा दिमाग लगाने को तैयार है। अच्छा। उन्हें औसत से बेहतर रिटर्न कमाने की इच्छा होती है और इसके लिए वो ज्यादा रिसर्च करने को तैयार रहते हैं।
ग्राहम मानते थे कि ये रास्ता सबके लिए नहीं है।